हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इन सभी कंसेप्ट में से हमने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। ड्यूल एंट्री सिस्टम। ड्यूल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो साल के अंत में बनाई जानी चाहिए, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो साल के अंत में बनेगी ही बनेगी, एक साल तय किया गया है। मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मनी की फॉर्म में मेजर की जा सकती हो, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व हो, हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करनी है। गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट बोलता है कि हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही करना है, चाहे हमें यह भी पता चल जाए कि हमारा बिजनेस जो है शट डाउन होने वाला है फ्यूचर में, कि बंद होने वाला है फ्यूचर में। हमें ये मान के अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। एक्रूअल मेथड। एक्रूअल मेथड के अनुसार हमें अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस उसी समय रिकॉर्ड कर लेने हैं जब वे जनरेट होते हैं, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा नहीं आया हो। मतलब कि जैसे कोई एक्सपेंस है, मैंने स्टेशनरी खरीदी, मैंने चाहे पैसे उसके दिए हैं चाहे ना दिए हैं, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और वैसे ही इनकम है, जैसे मैंने कोई सेल करी, मेरे को चाहे पैसे आए चाहे ना आए, मैंने उस सेल को रिकॉर्ड कर लेना है कि मैंने इस बंदे को सेल करी है। तो ये कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे occurred एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि हम जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हम उसी पीरियड में आने वाली ट्रांजैक्शंस को ही लिखेंगे, यानी कि हम उसी पीरियड में जो ट्रांजैक्शन की गई होंगी उनको ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उनको ही शो करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस की एक अलग पहचान होती है और ओनर की अलग पहचान होती है। ओनर को अलग माना जाता है बिजनेस से, मतलब कि ओनर की अलग पहचान और बिजनेस की अलग पहचान। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक तरफ और ओनर की जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक तरफ। कि दिस कंसेप्ट प्रोवाइड अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू दी बिजनेस। इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट के बारे में। नेवर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिट बट ऑलवेज ट्राई टू मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। तो इस कंसेप्ट के अनुसार हमें फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक साल बाद हमें 4 या 5 लाख प्रॉफिट आएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना, बट हमें फ्यूचर में होने वाले लॉस के बारे में जरूर सोचना है कि हमें फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है। इसलिए उस लॉस के लिए हमें अभी से ही एक प्रोविज़न बना के रखनी है, यानी कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को भूल जाओ और होने वाले लॉस के लिए अभी से ही एक प्रोविज़न बना के रखो। तो ये कंसेप्ट जो है वो बात करता है कैश के आउटफ्लो के बारे में। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंटिंग कंसेप्ट, revenue is only recognized when it is realized. Now, revenue is cash inflow for a business rise from the sale of goods and services. तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हम किसी भी रिवेन्यू को रिवेन्यू तभी मानते हैं जब हम उसे एक्चुअली में रिसीव कर लेते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने किसी डेटर को सेल करी और मेरे को उस डेटर ने कहा कि मैं तेरे को पैसे जो है वो 10-15 दिन बाद दे दूंगा।
मगर ऐसा हुआ कि मेरे को पैसे मिले ही नहीं। मेरा जो डेटर था वो पैसे लेके भाग गया, यानी कि मेरे से सामान लिया उसने और मेरे को पैसे नहीं दिए। तो जो पैसा मुझे मिलने वाला था, जो पैसा मैंने सेल करके लेना था किसी से, अगर मेरे को वो नहीं आया तो ये भी तो मेरा लॉस ही हुआ। तो एक्रुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया होगा। जब मैंने सेल करी होगी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा उसी टाइम पे कि मैंने उधार पे सेल करी है तो मेरे को इससे पैसे लेने हैं। तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये मेरा लॉस हो गया। तो ये दोनों जो कंसेप्ट्स हैं ये लॉस के बारे में बात करते हैं। पहले वाला जो बोलता है कि हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना और हमें लॉस के लिए एक प्रोविजन बना के रखनी है। और ये दूसरा कंसेप्ट बोलता है कि हमको प्रॉफिट तभी मानना है जब हम प्रॉफिट को एक्चुअली में रिसीव कर लेंगे। यानी कि हम प्रॉफिट को प्रॉफिट तभी मानेंगे जब हम उसको पैसे के रूप में भी रिसीव कर लेंगे। यानी कि जब जो मैंने सेल की थी, जब मेरे को उसके पैसे भी मिल जाएंगे, मैं तभी उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट शो करूँगा। अगर मेरे को पैसे नहीं आए होंगे तो मैं उसको प्रॉफिट शो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है वो बात करता है कैश के आउटफ्लो के बारे में, और जो सेकंड वाला कंसेप्ट है वो बात करता है कैश के इनफ्लो के बारे में। अगर एक्रूड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट शो किया होता तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट शो होना था, बट मेरे पास एक्चुअली में पैसे नहीं होने थे। यानी कि अगर कोई चेक करता तो वो नकली प्रॉफिट शो होना था, यानी कि फेक प्रॉफिट शो होना था। तो ये गैर कानूनी है। तो इसलिए हम प्रॉफिट को प्रॉफिट तभी मानते हैं जब हमारे पास एक्चुअली में पैसे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट। एवरी बिजनेसमैन शो एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हर बिजनेसमैन अपनी एसेट्स की वैल्यू को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेगा। तो इसको भी हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने 2010 में एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए में। तो मैं अपनी बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ 2015 में। तो जब मैंने वो बिल्डिंग खरीदी थी तो उसकी वैल्यू थी 10 लाख, और 2015 में उसकी वैल्यू हो चुकी है 20 लाख रुपए। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं अपनी एसेट की वैल्यू 20 लाख रुपए शो नहीं करूंगा। मैं उसकी वही वैल्यू शो करूंगा जितने में मैंने उसको खरीदा था, यानी कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है, एक ही बिजनेसमैन के लिए लागू होता है। ये सभी कंपनीज के लिए, सभी बिजनेसमैन के लिए लागू होता है कि वो अपनी एसेट की वैल्यू को शो करेंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि अगर हम उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर रहे हैं तो हमें नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं होता। सभी जो बिजनेसमैन हैं, सभी कंपनीज हैं, अपनी एसेट्स की वैल्यू जो है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। Once a accounting method has been chosen, that method should be used unless there is a sound reason to do otherwise. इस कंसेप्ट के अनुसार जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम किसी एक अकाउंटिंग मेथड को चूज कर लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे अकाउंटिंग मेथड्स हैं, मगर जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब हम किसी एक अकाउंटिंग मेथड को जब चूज कर लेंगे तो हम उसी मेथड को यूज करते हुए आगे वाले सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेंगे। हम उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर इस साल के लिए मैं कोई एक मेथड चूज करता हूँ अकाउंटिंग के लिए, तो आने वाले सालों में भी मैं उसी मेथड को यूज करूंगा अकाउंटिंग के लिए। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मुझे अगर चेंज करना हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, कुछ इस प्रकार है। इफ आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू चेंज आर मेथड, और दूसरा है कि इफ एनी एक्ट, लॉ और अथॉरिटी हमें गवर्न करती है तो उसके कहने पे हमें अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज करना होगा। और थर्ड है कि अगर हम किसी और मेथड को यूज करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जिनके बारे में आपने मेरी पिछली वीडियो के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा पढ़ा। ड्यूल एंट्री सिस्टम, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल मेथड, मैचिंग कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी,
हिस्टोरिकल कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रियलाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो इन सभी कंसेप्ट के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसलिए बताया क्योंकि एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपको भी पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट के बारे में देखेंगे, तो हम थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में कि ये होते क्या हैं। Business transactions are events that have a monetary impact on the financial statements of an organization. तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक मॉनेटरी इम्पैक्ट डालती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो जब हम इन ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, इनको हम नंबर्स में दो जगहों पे लिखते हैं। जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। जो डेबिट का कॉलम होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है और जो क्रेडिट का कॉलम होता है वो थोड़ा सा राइट की तरफ होता है। जब हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और लायबिलिटी घटती है तो हम डेबिट करते हैं। जब हमारा रेवेन्यू और लायबिलिटी बढ़ती है और एसेट्स घटती है तो हम क्रेडिट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के कौन कौन से रियल्स, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। थैंक यू।